बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। मुल्क की मईशत के लिए बड़ी खबर। पीआईए की निजकारी का अहम संग मील अबूर। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी निजकारी हो गई। पीआईए आरिफ हबीब ग्रुप का हिस्सा बन गई है। पीआईए के 75% हिस्से आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने कामयाब बोली के बाद 135 अरब रुपए में हासिल कर लिए हैं। कंसोर्शियम आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड, फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, सिटी स्कूल्स प्राइवेट लिमिटेड और लेक सिटी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड पर मुश्तमिल है। लकी ग्रुप कंसोर्शियम ने 134 अरब रुपए की बोली लगाई। लकी ग्रुप कंसोर्शियम में लकी सीमेंट लिमिटेड, हब पावर होल्डिंग्स लिमिटेड, कोहाट सीमेंट कंपनी लिमिटेड और मेट्रो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल थे। जबकि तीसरे कंसोर्शियम में एयर ब्लू लिमिटेड ने सिर्फ 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। निजकारी का अमल टीवी पर बराह रास्त नशर किया गया। पीआईए की नीलामी की तकरीब में लकी कंसोर्शियम और आरिफ हबीब कंसोर्शियम के दरमियान पीआईए की नीलामी में बोली लगाने के 3 राउंड हुए। पहले मरले में लकी कंसोर्शियम ने 101.5 अरब रुपए की बोली लगाई थी, जबकि एयर ब्लू ने 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ग्रुप ने 115 अरब रुपए की सबसे ज्यादा बोली लगाई। हुकूमत की जानिब से खोली की रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपए थी, जबकि आरिफ हबीब ग्रुप की जानिब से दी गई 115 अरब रुपए की बोली को अगले राउंड के लिए बेस प्राइस मुकर्रर कर दिया गया है। इसके बाद ओपन बिडिंग का मरहला शुरू हुआ, जिस दौरान लकी सीमेंट की जानिब से 120.25 अरब रुपए की बोली दी गई, जिसके जवाब में आरिफ हबीब ग्रुप ने 121 अरब रुपए की बोली लगाई। सूरत हाल को देखते हुए लकी सीमेंट की जानिब से मजीद बोली के लिए 30 मिनट का वक्त मांगा गया। वक्फे के बाद दोबारा बिडिंग शुरू हुई और मुकाबला 135 अरब रुपए पर आकर खत्म हुआ, जिसमें आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने कामयाबी हासिल की। पीआईए की 75% हिस्से की फरोख से हासिल होने वाली रकम का 92.5% यानी 124 अरब 87 करोड़ 50 लाख रुपए पीआईए को ही मिलेंगे, जबकि सिर्फ 7.5% यानी 10 अरब 12 करोड़ 50 लाख रुपए कौमी खजाने में जाएगा। आरिफ हबीब कंसोर्शियम 90 दिन के अंदर बोली की रकम का 2/3 यानी 99 अरब 99 करोड़ 10 लाख रुपए जमा कराएगा, जबकि बाकी 1/3 यानी 45 अरब 90 लाख रुपए 1 साल के अंदर अदा किया जाएगा। पीआईए के 25% हिस्से हुकूमत के पास रहेंगे। ताहम कामयाब बोली दहिंदा आरिफ हबीब कंसोर्शियम को इख्तियार होगा कि वो अदायगी के बाद बाकी 25% हिस्से खरीद ले या उन्हें हुकूमत के पास ही रहने दे। लेकिन बाकी 25% हिस्से की कदर का तयन 75% हिस्से के फैसले के बाद किया जाएगा। हुकूमत ने बोली दहिंदगान को इख्तियार दिया है कि वो 12 माह के अंदर 12% प्रीमियम के साथ बाकी हिस्से खरीदने का फैसला कर सकते हैं। आरिफ हबीब कंसोर्शियम के सरबराह आरिफ हबीब ने अपने पैगाम में कहा कि पीआईए की बोली से पाकिस्तानी मईशत को फायदा होगा। बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान की तरफ राग़िब होंगे। हुकूमत ने बहुत शफाफ अंदाज में पीआईए की निजकारी की है। आज पाकिस्तान की जीत हुई है। आरिफ हबीब ने पीआईए की बहाली के लिए लाएमल भी पेश कर दिया। आरिफ हबीब ने कहा कि पहले मरहले में ऑपरेशनल तैयारों की तादाद 38 करेंगे और फिर तादाद 65 तक लेकर जाएंगे। पीआईए अमले को एतमाद देंगे, मजीद लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। 19 साल में ये पहली इतनी बड़ी बिड हुई है। पीआईए दोबारा अपनी सलाहियत बढ़ाएगी। अच्छी बात है कि पाकिस्तान के बड़े ग्रुप्स ने बिडिंग में हिस्सा लिया। पाक कमाल लोग, लाजवाब सर्विस, नए अज़्म और नई इंतजामी के साथ तरक्की की नई मंजिलें तय करेगी। पीआईए के 97 ममालिक के साथ फ़ज़ाई सर्विस मुआहदे हैं, जबकि 170 से ज़ायद ममालिक में लैंडिंग राइट्स हासिल हैं। पीआईए के 34 तैयारों के बेड़े में से इस वक्त सिर्फ 18 तैयारे फ़ाल हैं। 2011 में पीआईए के मुलाजमीन की तादाद 11,500 थी, जो अब कम होकर 6,500 रह गई है। निजकारी मुआहदे के तहत 1 साल तक पीआईए के किसी मुलाजिम को फारिग नहीं किया जा सकेगा। निजकारी कमीशन हुकाम के मुताबिक मुमकिन सरमायाकार को पीआईए को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए अगले 5 साल के दौरान 80 अरब रुपए की सरमायाकारी करना होगी। इसे एविएशन, कार्गो बिजनेस, ट्रेनिंग विंग, किचन बिजनेस दिया जाएगा। पीआईए मुलाजमीन को 1 साल तक मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ शराइत में शामिल है। पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मुराद होल्डिंग कंपनी के जिम्मे होंगे। नए मालकान मौजूदा मुलाजमीन की तनख्वाहों और मुराद के जिम्मेदार होंगे। इदारे के माली इस्तेहकाम के लिए फौरी सरमायाकारी पेशा वराना इंतजाम की ज़रूरत होगी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हिदायत पर तक़सीम बरसगीर से चंद माह पहले बनने वाली एक निजी एयरलाइन ओरिएंट एयरवेज़ का 1950 की दहाई के इब्तदाई बरसों में पीआईए से पहले इश्तराक और फिर इंजमाम हुआ। 1955 में कराची से काहिरा और फिर रोम के रास्ते लंदन के लिए बैनुल अक़वामी सर्विस की इब्तिदा हुई। ओरिएंट एयरवेज़ का पीआईए से इंजमाम इससे 1 माह बाद हुआ और ज़फ़रुल एहसन पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन के पहले मुंतज़िम मुकर्रर हुए। गिलगित के लिए परवाज़ों की शुरुआत और 1956 में इंजन टेस्ट बेड के साथ रेडियो और एयर फ्रेम वर्कशॉप्स का क़याम और बेहतरीन जहाज़ों का असूल इनके दौर के बड़े काम थे। 1959 में
एयर मार्शल मलिक नूर खान ने पीआईए की क़यादत संभाली, उसके सुनहरे दौर का आगाज हुआ। नूर खान मुसाफिरों के तबसरे खुद पढ़ते और हर एक का दस्तखतशुदा जवाब भेजते। नूर खान के इनकलाबी इक़दामात की बदौलत पीआईए एक बैनुल-अक़वामी मेयार की एयरलाइन बन गई, जो पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बाइस थी। 1960 में ढाका, कराची और लंदन के दरमियान पहली बार बोइंग 707 से फ्लाइट शुरू की गई। 1960 में पीआईए एशिया की पहली एयरलाइन बनी जिसमें बोइंग 707 शामिल किया गया। पीआईए एशिया की पहली एयरलाइन थी जिसने जेट एयरक्राफ्ट ऑपरेट किया। मशरकी पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर सर्विस के जरिए छोटे शहरों को ढाका के साथ मुंसलिक किया गया। मगरबी पाकिस्तान में भी 7-8 छोटे स्टेशन को बड़े शहरों के साथ जोड़ा गया। 1962 में पीआईए ने न्यूयॉर्क के लिए फ्लाइट शुरू की, जिसके बाद दुनिया भर में इसकी पहचान बढ़ गई। पीआईए एशिया की पहली एयरलाइन थी जिसने अपने मुल्क से नॉर्वे तक परवाज़ों का आगाज़ किया। इसी दौर में पीआईए के 2 पायलट्स कैप्टन अब्दुल्ला बेग और कैप्टन गयूर बेग ने लंदन से कराची की परवाज़ों में 6 घंटे 43 मिनट और 55 सेकंड में आलमी रिकॉर्ड कायम किया, जो आज तक कायम है। पीआईए ने 1967 में उस वक्त आईबीएम कंप्यूटर खरीदा जब लोग कंप्यूटर के नाम से भी वाकिफ नहीं थे। पीआईए पहली एयरलाइंस थी जिसने बैनुल-अक़वामी रास्तों पर दौरान प्रवास फिल्में दिखाने का सिलसिला शुरू किया। इसके अलावा पीआईए ने प्लानिटेरियम्स भी बनाए, जो एक और इनकलाबी कदम था। 1971 में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो हुकूमत पाकिस्तान ने कारोबारी शख्सियत रफ़ीक सहगल को पीआई का इंतज़ाम संभालने की दावत थी। रफ़ीक सहगल मैनेजिंग डायरेक्टर का ओहदा संभालने के बाद ऐलान किया कि किसी मुलाजिम को निकाला नहीं जाएगा और इदारा मजीद तरक्की करेगा, और ऐसा ही हुआ। उनके दौर में और बाद के अदवार में भी पीआईए का बेड़ा और नेटवर्क बढ़ता रहा। 1960 की दिहाई में बोइंग 707 आए, 1970 की दिहाई में DC-10 और बाद में बोइंग 747 और एयरबस A300 जैसे जदीद तैयारे शामिल किए गए। पीआईए एशिया में बोइंग 737 और 300 मुतारिफ कराने वाली पहली एयरलाइन थी। इन दिनों पीआईए के इख्तियारी अल्फाज थे कि हर 7वें मिनट में पीआईए की एक परवाज़ दुनिया के किसी न किसी मकाम पर उतरती या रवाना होती है। 1978 में पीआईए इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के क़याम के साथ रोजवेलेट होटल न्यूयॉर्क, पेरिस में होटल स्क्राइब और दीगर मशहूर होटल्स में सरमायाकारी की गई। होटल इंटरकॉन्टिनेंटल की चीन की तामीर का सहरा भी इन्हीं के सर है। पैन एम के साथ मिलकर ये 5 स्टार होटल कराची, ढाका, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर में बनाए गए थे। पीआईए के अहदेदार इरशाद गनी के मुताबिक पीआईए ने अपने क़याम के बाद पहली बार गैर मुल्की एयरलाइंस को तकनीकी और इंतजामी मुआवनत फराहम करना या तैयारे लीज पर देना शुरू किया। इन एयरलाइंस में एयर चाइना, एयर माल्टा, जोसोन मिंग हेंग जो आज एयर कोरियो के नाम से जानी जाती है, फिलिपाइन एयरलाइंस, सोमाली एयरलाइंस और यमनिया शामिल थी। पीआईए ने दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक अरब अमारात के एमिरेट्स को अपने पांव पर खड़ा करने में भी किरदार अदा किया। पीआईए के साबिक चीफ पायलट कैप्टन फजल गनी मियां ने दुबई से कराची के लिए एमिरेट्स की पहली परवाज़ चलाई। एक मुआहदे के तहत मुत्तहदा अरब अमारात की एयरलाइन के क़याम में मदद के लिए पीआईए ने अपने पायलट, इंजीनियर्स और 2 तैयारे फराहम किए थे। पीआईए की एक ज़ेली कंपनी ने मुत्तहदा अरब अमारात में होटल मैनेजमेंट की खिदमत फराहम करना भी शुरू की। पीआईए नॉन कम्युनिस्ट दुनिया की पहली एयरलाइन थी जिसने चीन के लिए कमर्शियल परवाज़ें शुरू की। पीआईए ने चीन जाने के लिए पहले से मौजूद रवायती रास्तों को तर्क करके एक नया और मुख्तसर रास्ता कराकुरम के ऊपर से तख्लीक किया और वहाँ से परवाज़ों का आगाज़ किया। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के सदर अब्दुल्ला खान जदून कहते हैं कि 70 और 80 की दिहाई में जब दुनिया भर में एयरलाइन तनज़्ज़ुली का शिकार थी, उस दौरान पीआईए ने अपने ऑपरेशंस को बढ़ाया। ताहम उनके ख्याल में पीआईए के बाज़ जहाज़ों को बगैर किसी हिकमत अमली के ग्राउंड करने के फैसलों से एयरलाइन का जवाल शुरू हुआ। पीआईए को पहला माली पैकेज दिया गया, लेकिन 90 की दिहाई तक पीआईए खसारे से पाक था। लेकिन 90 की दिहाई से पीआईए मुनाफे की बजाय नुकसान में जाना शुरू हुआ और महज ऑपरेशनल नुकसानात पूरे करने तक महदूद रह गया। इसके साथ साथ ओपन स्काई पॉलिसी ने भी पीआईए के ऑपरेशन को मुतासर किया, जिसकी वजह से दूसरी प्राइवेट एयरलाइंस ने पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर ऑपरेशन शुरू कर दिए। यूपीआईए की जगह आहिस्ता आहिस्ता दूसरी एयरलाइंस भी मजबूत होती गई। 2000 की दिहाई में पीआईए का खसारा बढ़ता गया और 2008 में पीआईए का नुकसान 36 बिलियन तक पहुंच गया। पीआईए के साबिक तर्जुमान मोहम्मद मशहूद ताजवर कौमी एयरलाइन के सुनहरे दौर को याद करते हुए कहते हैं कि 2000 की दिहाई के इब्तदाई बरसों में पीआईए की इंजीनियरिंग की महारत को तस्लीम करते हुए बोइंग, एयरबस और जनरल इलेक्ट्रिक ने अपने तैयारों के पुर्जे तैयार करने के लिए पीआईए को ऑर्डर्स दिए, जिसकी तकनीकी सलाहियतों की आलमी सतह पर पजीराई का मज़र है। अपनी सुनहरी तारीख के दौरान पीआईए ने हिफाजत का एक शानदार रिकॉर्ड बरकरार रखा। 2005 में पीआईए के OSA यानी एयाटा ऑपरेशनल सेफ्टी ऑडिट के लिए क्वालिफाई करने वाली खित्ते की पहली एयरलाइन बनी, जो पीआईए की हिफाजत और ऑपरेशनल मेयार का बड़ा एतराफ़ था। लेकिन इसके बाद पीआईए के जवाल के दिन शुरू हुए। यूरोप जो कभी
पीआईए के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट थी। मई 2020 में उस वक्त के वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान के गैर जिम्मेदाराना बयान से यूरोप, बरतानिया, कनाडा की फिजाएं पीआईए के लिए बंद कर दी गई, जिससे कौमी एयरलाइन को 220 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। गुलाम सरवर खान का बयान कौमी एयरलाइन की तबाही के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ और जवाल का यह सफर पीआईए की निजकारी पर इख्तिताम पजीर हुआ। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि निजकारी के समल के नतीजे में पीआईए का सुनहरा दौर फिर लौट आएगा। दुनिया में फिर से पीआईए के स्लोगन ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद या बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस की गूंज सुनाई देगी। पीआई की इस निजकारी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है विंग कमांडर रिटायर्ड आसिम नवाज साहब, सेक्रेटरी जनरल है एयरक्राफ्ट ओनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन के। आसिम नवाज साहब, मेरा सवाल ये आपसे कि 135 अरब रुपए में पीआईए के 75% हिस्से फरोख्त हो गए हैं। आपको भी इतने की ही उम्मीद थी या ये बोली तवक्कुआत से कुछ गुना ज्यादा है? देखो जी, ये अभी भी कम है, क्योंकि ये एयरलाइन के अंदर इस वक्त 5 साल के बैन के बाद जब इसके सारे रूट खुल गए, इसमें पोटेंशियल था अभी पैसे बनाने का, अभी प्रॉफिट कमाने का। दूसरे नंबर पे ये हमारी कौमी एयरलाइन है, तो ये सरकार की होनी चाहिए थी मलकियत, ना कि प्राइवेट लोगों की। अभी चूंकि ये प्राइवेट लोगों ने ले ली है, इसमें 135 अरब डॉलर की बिड भी आ गई है, मजीद 25% शेयर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बेचने को तैयार है। तो जब ये 100% प्राइवेट ओनर के पास चली जाएगी तो उनका पैसा एट स्टेक होगा। लिहाजा वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इस एयरलाइन में प्रोफेशनल आए, कोई पर्ची वाला ना हो, और डेफिनेटली होगा ही नहीं क्योंकि उनका अपना पैसा लगा हुआ है। और वो प्रोफेशनल उनको पाकिस्तान से मिले या कोई इंटरनेशनल मिले तो वो ले आएंगे, और उसके बाद ये एयरलाइन डेफिनेटली पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। टू बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस ये दोबारा इंशाल्लाह बनेगी, क्योंकि लोगों की इसमें स्टेक्स होंगे। और दूसरी बात ये पोटेंशियल इसमें इंजीनियरिंग में भी है, प्रिसिशन इंजीनियरिंग में भी है, जहाज भी 18 सर्विसेबल है। तो बाकी जहाजों को भी ऑनलाइन लेके आना एक इन्वेस्टर के लिए मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जब ये सरकार का खाता होता है तो फिर कोई केयर नहीं करता। वो तो लोग पुर्जे भी बेच जाते हैं, आपने स्टॉक से माल भी गायब हो जाता है। अभी जब जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया जिस कंपनी में, वो श्योरली इसको फेयर नहीं होने देगी, उनका अपना पैसा एट स्टेक होगा और इस एयरलाइन को चलाएंगे। पीआईए की 75% निजकारी से हासिल होने वाली रकम का 92.5% इदारे को ही मिल रहा है। क्या वाकई कौमी एयरलाइन के माली खसारे, कर्जों और ऑपरेशनल मसाइल को पायदार बुनियादों पर हल करने के लिए काफी साबित होगा? ये बिल्कुल फायदेमंद है। इसे देखो ना, पहले इस एयरलाइन को चलाने के लिए आपके नेशनल कौमी खजाने से पैसा जा रहा था, अभी कम अज कम कौमी खजाने से कोई पैसा नहीं निकलेगा। लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटी वैसे की वैसी रहेगी, जो लोग काम करने वाले हैं उनको वहां जॉब भी मिलेगा, और उसके बाद आपका इस गवर्नमेंट के खजाने से पैसा कोई नहीं जाएगा। तो कौम तो फायदे में, आवाम का तो इसमें फायदा है, मुल्क का भी फायदा है। तो ये निजकारी का जो काम हुआ है वो ठीक हो गया है। अगर ये खुद चलाते तो बहुत अच्छी बात थी। जब पहले प्रॉफिटेबल भी कई दफा गई है, एयर मार्शल अरशद है, एजाज हरून के दौर में ये प्रॉफिट में जा रही थी, सारे पुराने जहाज भी उन्होंने रिपेयर करवा लिए थे और उड़ भी रहे थे। तो अभी ये काम हो तो सकता था, लेकिन क्योंकि अभी निजकारी हो गई है, लिहाजा भी हमें इसके लिए दुआ करनी चाहिए कि ये निजकारी के बाद कौमी खजाने से पैसा ना ले। और सर दुआ तो हम करेंगे, सर दुआ तो हम करेंगे, लेकिन आपने तो हमें एक्चुअल चीजें बतानी है ना। 97 ममालिक के साथ फजाई मुआहदे हैं पीआईए के, 170,000 ममालिक में लैंडिंग राइट्स हैं। आपको तसल्ली है कि नई जो इंतजामिया है ये स्ट्रेटेजिक असासों को मुनाफा बख्श बिजनेस मॉडल में तब्दील कर पाएगी? बिल्कुल होगी जी। मैं आई एम श्योर, ये जब इतने आपके पास मुआहदे, इतने आपके पास इंटरनेशनल रूट्स हैं और मकसद बायलैटरल एयरलाइन एग्रीमेंट्स भी आपके हैं, तो डेफिनेटली ये प्रॉफिट की तरफ ही जाएगी, नुकसान नहीं होगा भी इंशाल्लाह। छोटी छोटी एयरलाइन एक जहाज से स्टार्ट किया है, 10-10, 20-20 जहाज लेके फिर रही है। एयर ब्लू आपके सामने, फ्लाई जना आपके सामने, एयर सियाल आपके सामने। शाहीन जो एयरलाइन थी वो एक जहाज से स्टार्ट हुई थी 2007 में, और उसके बाद 2017 तक उसके बाद 22 जहाज उड़ रहे थे। तो अगर प्राइवेट एयरलाइन ने इतनी प्रोग्रेस कर सकते, ये इस वक्त तो प्राइवेट एक किस्म की मांगी। देखो एट स्टेक तो प्राइवेट पैसा ही है ना, इसमें गवर्नमेंट का पैसा एट स्टेक नहीं है। तो आई एम श्योर ये भी प्रॉफिट में जाएगी और ये अच्छी एयरलाइन बन जाएगी। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, असेसमेंट है। अच्छा सर, उन पॉइंट्स को जरा एड्रेस कर दें कि 1 साल तक मुलाजमीन को फारिग नहीं करने की शर्त है, पेंशन की जिम्मेदारी भी होल्डिंग कंपनी पर डालने का फैसला हुआ है। क्या ये निजकारी, माली नज़्म-ओ-ज़ब्त
और इदारा जाती जो इस्लाहात है उसके अहदाफ से हम आहंग है, या ऐसा तो नहीं होगा मुस्तकबिल में फिर कोई माली दबाव पैदा हो जाएगा? देखो जी, जब जब जहाज उड़ रहे हैं, पैसा कमा रही है, तो जो एम्प्लॉइज को एक साल क्या उसके बाद भी रख सकते हैं। जो काम करने वाले लोग वो रहेंगे, जिनको काम नहीं आता उनको फारिग कर दिया जाएगा। और जो 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 काम करने के काबिल, देखो नहीं, इधर एक एक एम्प्लॉइज असेसमेंट भी होनी चाहिए कि ये लोग जब एम्प्लॉयमेंट पे आए थे तो ये कैसे आए, क्या क्वालिफाइड थे। जैसे एक बार जहाज एयरबस क्रैश हुई थी, तो उसका जो पायलट था वो दैट वाज नॉट ऑन मेरिट। तो इस वक्त जो मेरिट पे लोग नहीं बैठे, वो जो जिस बंदे ने इतनी इन्वेस्टमेंट की वो डेफिनेटली उनको नहीं रखेगा। ओनली दोज पीपल विल बी वर्किंग इन द एयरलाइन जिनके पास एक्सपीरियंस है और जिनके पास करेज है काम करने की, वही काम करेंगे। ठीक, एयरलाइन बिजनेस से रिलेटेड विंग कमांडर रिटायर्ड साहब हमसे बात कर रहे थे। माहिर मईशत खाकान नजीब साहब से बात करते हैं कि उनकी नज़र में ये जो निजकारी का मरहला है ये किस हद तक होपफुली एंड प्रॉफिटेबल है, पाकिस्तान के लिए कितना फायदेमंद होगा। खाकान साहब, पीआईए 135 अरब रुपए में फरोख्त हो गई। आईएमएफ का काफी देर से इसमें कोई शक नहीं है मुतालबा भी था। अब जब ये प्राइवेट हो गई है तो अब इसकी मईशत पर पॉजिटिव असरात आप देखते हैं कि होंगे? देखिए, प्राइवेटाइजेशन पर से इज द राइट थिंग फॉर पाकिस्तान टू डू, इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती। इसलिए कि ये वही एयरलाइन है जो 35-50 अरब रुपए का नुकसान कर रही थी, 835 अरब की लाइबिलिटी खड़ी की हुई थी इसने। और पाकिस्तान का जो इमेज है ऑफ एन एयरलाइन जिसके ऐसे हालात थे कि पहले कई जगह लैंडिंग राइट्स खत्म हुए, फिर जो एयरक्राफ्ट्स के हालात थे, 31 एयरक्राफ्ट थे ओन्ड, चलते 18 थे, 4 मिलियन पैसेंजर सिर्फ कैरी करती थी। ये जो डेस्टिनेशंस थी 40-50 पे जाती थी, उसके बाद 30 रह गई। सो ऑल इन ऑल वी वर नॉट रनिंग इट वेल, एज वी डोंट रन द एसओईज वेल, बिकॉज स्टेट के पास कोई कैपेसिटी ही नहीं है रन करने के लिए। स्टेट तो पॉलिसी साजी करने में कई दफा उस लेवल पर नहीं आती जो इंसान चाहता है। तो ऑपरेशंस ऑफ अ कमर्शियल एयरलाइन ऑलवेज सीम डिफिकल्ट, एंड दैट्स व्हाट द सिचुएशन वाज। बट मैं जैसे कहता हूं कि ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि हमें बहुत एक हैवी प्राइस पे करनी पड़ी है, बड़े स्वीटनर्स ऐड करने पड़े हैं टू गेट रिड ऑफ पीआईए। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी फिलहाल हुकूमत के पास 25% हिस्से बरकरार रहेंगे, लेकिन ये सवाल है ना, क्या मुस्तकबिल में इंतजामी मुदाखलत या पॉलिसी तजादात के बायस ये चीज़ बन सकती है? क्योंकि कौमी मफाद के लिए एक बैलेंस डील तो होनी चाहिए ना सर। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि 25% जो है वो सरकार के पास रहेंगे, बट आई थिंक इवेंचुअली वो भी चूंकि ऑफर हो जाएंगे तो हो सकता है कि जो भी कंसोर्शियम हो वो उसको पूरे को खरीद ले। दैट्स समथिंग दैट इज पॉसिबल। नहीं, इख्तियार दिया हुआ है उन्होंने, ये इख्तियार दिया हुआ है। मोहम्मद अली साहब जो मुशीर बराए निजकारी है वो कहते हैं हुकूमत ने बोली दहिंदगान को इख्तियार दिया हुआ है कि 12 माह के अंदर अंदर 12% प्रीमियम के साथ बाकी हिस्से खरीदने का फैसला भी वो कर सकते हैं। दुरुस्त। सो देखिए ना, आई मीन जो चाहता है कि कोई गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, कोई इंटरफेरेंस, कोई पॉलिटिकल से कुछ भी ना हो और पीआईए को बिल्कुल कमर्शियली चलाया जाए, तो दे मे थिंक लाइक दैट, इट इज वेरी मच पॉसिबल। बट ये मैं हमेशा कहता हूँ, एविएशन, कार्गो, किचन, उनके पास इंजीनियरिंग बहुत कुछ किया है। सो इट्स अ स्टोरी व्हिच कैन रियली बिल्ड। मतलब बाहर के एसेट्स हैं, शायद 5 एसेट्स हैं, वो भी इसके साथ गए हैं। सो थिंक थ्रू दिस स्टोरी। पाकिस्तान के ह्यूज लैंडिंग राइट्स हैं, एयर सर्विसेज एग्रीमेंट हैं, बायलैटरल एयर सर्विसेज एग्रीमेंट्स हैं। इस सब को देखते हुए हमने क्या 650 अरब के करीब लाइबिलिटी उठा के पार्क की है, वो आप अगले 10 साल तक उसका मार्कअप देते रहेंगे। सो हमने एक हैवी प्राइस पे की है, साथ एक कितना बड़ा स्वीटनर हमने ऐड किया है कि 92.5% जो है वो तो पीआईए में इन्वेस्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा क्लियर करें डॉक्टर साहब, ये सारे 92% पीआईए में क्यों होगा? बायर है, उसने पीआईए खरीदी है, तो फिर हुकूमत उसको 92% जिस पैसों में खरीदी उसका 92% दोबारा इन्वेस्ट क्यों करेगी? जी, सो देखिए, इस तरह से कि लेट्स से 135 अरब है तो उसका एग्जैक्टली मेरा ख्याल है 10.2 बिलियन रुपीस जो है वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आ जाएगा, यानी कि अथॉरिटीज स्टेट को आ जाएगा। जो बाकी सारे 125 अरब के करीब हैं वो पीआईए में ही इन्वेस्ट करके नए जहाज खरीदें, जो मर्जी करें, जैसे भी करें, वो उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। ये हुकूमत क्यों करेगी सर? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, ये हुकूमत क्यों करेगी? हुकूमत ने तो पीआईए बेचा है, प्राइवेटाइज किया है, और 25% हिस्से भी एक साल के अंदर वापस के लिए उनको ऑप्शन भी दे रही है। क्योंकि पाकिस्तान अथॉरिटीज ये समझते हैं कि अगर इतनी स्वीटेंड डील ना हो तो इट विल बी हार्ड टू सेल एन एयरलाइन पीआईए, एंड इवन इफ वी आर एबल टू सेल इट, नो वन वुड बी एबल टू काइंड ऑफ रन इट। सिर्फ यही नहीं है, हमने जीएसटी माफ किया हुआ है, 18% सेल्स टैक्स ऑन एयरक्राफ्ट लीज, मतलब इट्स बहुत से कंसेशंस
पाकिस्तान के टैक्स पेयर को देना पड़े हैं टू गेट टू वेयर पीआईए इज बीइंग सोल्ड। हैविंग सेड दैट, और कोई चारा भी शायद नहीं था, पीआईए को बेचे बगैर सरकार में ये चल नहीं सकती थी। और पिछले 2 दिहाइयों से हम देख रहे थे कि नुकसानात के अलावा 830 अरब की लाइबिलिटी खड़ी करने के अलावा 843 बिलियन टू बी एग्जैक्ट द लाइबिलिटी वाज, कुछ और नहीं किया था। So, this is the story of not so well run airline in a state structure which has suffered tremendously, and the taxpayer now pays the burden over the next 10 years. अच्छा, खान नजीब साहब, अगर मैं सादे अल्फाज में आपकी गुफ्तगू की तशरीह करूं तो पीआईए की निजकारी में हुकूमत के खजाने में सिर्फ 10 अरब आएंगे। जी, अगर 75% शेयर बिकते हैं तो 10.2 अरब टू बी एग्जैक्ट हुकूमत के खजाने में आए। ठीक है, ओके। और बाकी जो है वो पीआईए में इन्वेस्ट करेंगे। लेट्स होप कि वो नए जहाज लीज करे, रिफर्बिश करे, नए रूट्स पे चलाए, नए पार्ट्स करे, व्हाटएवर दे डू। बाकी सब जो है वो वहां पे चला जाएगा। नए जहाज लीज करेंगे, उन पे भी जीएसटी माफ हो जाएगा। सो एक हमें हैवी कंसेशंस देकर इसको अपने स्टेट कंट्रोल से निकाल कर एक प्राइवेट तहवील में दिया है। पीआईए में बड़ी हिडन वैल्यू है, जो एयर सर्विसेज एग्रीमेंट्स हैं, जो लैंडिंग राइट्स हैं, दे होल्ड ग्रेट वैल्यू। अगर कोई इस पे मेहनत से काम करेगा तो यू कैन डू अ लॉट। ये भी याद रखिए कि उस 843 बिलियन की जो लाइबिलिटी थी, पहले शायद 650 के करीब उठाई थी, अब शायद एक 30-31 और उठाई है बिलियन। वो एक जगह पार्क होगी जिसका कुछ हुकूमत सर्विस करेगी, कुछ आपके जेब से इन टर्म्स ऑफ योर टैक्सेशन हर साल 30-32 अरब रुपया उसको भी आपने देना है अगले 10 साल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। हम दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस में से एक थे, एमिरेट्स तक को हमने ट्रेन किया है। हमसे क्या गलतियां हो गई कि हम अपना एसेट संभाल नहीं सके? एक ही गलती हुई है, हमने एक से ज़्यादा गलती नहीं की। और वो गलती है कि हमने कभी भी कॉम्पिटेंट लोगों को मेरिट पर हर उस जगह भर्ती नहीं किया जो पीआईए को समझते हो और कमर्शियली रन करते हो। दैट मीन्स मैंने हमेशा, मेरा ये स्टांस है पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान का एक थिंकिंग इशू है, और वो थिंकिंग इशू सारा कॉम्पिटेंस से आ रहा है, वो एचआर से आ रहा है, वो हमारी बैड मैनेजमेंट से आ रहा है। अगेन पीआईए इज अ गवर्नेंस इशू, इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी जो सारी ये चीजें हैं कि वो अच्छा जहाज रिफर्बिश नहीं होता, गवर्नेंस इशू, सीट्स नहीं भरती, गवर्नेंस इशू, commercially नहीं रन होती, governance issue. So in the end, we never appointed the right people to run PIA. That's how it is. और अब फोर्सी करते हैं, अब निजकारी होगी पीआईए की, दीगर कौमी इदारे, स्टील मिल वगैरह, अब इसकी निजकारी में भी हुकूमत को आसानी होगी या हुकूमत इस अमल को अब तेजी से शुरू करेगी? PIA was a relatively easier one to do. उसकी वजह इस तरह से है कि ये तीसरी अटेम्प्ट है. So you keep improving your attempts. So you've improved from last year, आपने और liability उठा ली, और concessions दे दिए, और balance sheet को clean up कर लिया. So having said all that, it's a good omen for Pakistan to make progress in terms of privatization. रखने की कोई सूरत हाल नहीं थी, जैसे भी निकालना था, निकालना जरूरी था। बहुत शुक्रिया। इशरत खान नजीब साहब हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। मुआशी महाज पर पीआईए की कामयाब निजकारी के बाद सियासी महाज पर भी बड़ी पेशरफ सामने आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बानी पीटीआई और उनके साथी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। पीटीआई क़यादत को पहले भी मुज़ाकरात की दावत दे चुका हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि असम्बली फ्लोर पर भी पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी थी, उन्हें एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत देता हूँ, लेकिन जायज़ मुतालबात पर ही मुज़ाकरात हो सकते हैं। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि यह बात गलत है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। वज़ीर आज़म ने 4 बार मुज़ाकरात का रास्ता खोलने की कोशिश की, लेकिन पीटीआई मुज़ाकरात नहीं चाहती। उनका एजेंडा बगावत और मुखालफिन को ख़त्म करना है। दूसरी जानिब पीटीआई में मुज़ाकरात के मामले पर एक बार फिर इख्तलाफात सामने आए हैं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर और महमूद अशरफजई के मुज़ाकरात के बयानिए को मुस्तरद कर दिया है। अलीमा खान ने कहा है कि पार्टी का जो लीडर मुज़ाकरात की बात करता है वो बानी पीटीआई की पार्टी के साथ नहीं है, ना ही वो बानी का साथी है। अलीमा खान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के एलामिये से भी लाइल्म निकली है। वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश के बाद पीटीआई की क़यादत ने हाथ ना बढ़ाया तो मुज़ाकराती ट्रेन के छूटने और पीटीआई के प्लेटफॉर्म पर तनहा रह जाने का खतरा है। अब भी वक्त है कि पीटीआई की क़यादत मुज़ाकरात को मौका समझकर रास्ता निकाले, क्योंकि सियासत डेडलॉक से नहीं, डायलॉग के जरिए रास्ता निकालने का नाम है।
वज़ीर आज़म की ऑफर और पीटीआई की तकसीम पर बात कर लेते सीनियर तज़कियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब से। नसरुल्लाह मलिक साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज एक मरतबा फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है और साथ ये भी कहा कि जायज़ मुतालबात पर ही मुज़ाकरात होंगे, किसी किस्म की कोई ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। लेकिन अलीमा खान साहबा दूसरी तरफ कह रही हैं कि पीटीआई लीडरशिप मुज़ाकरात की बात जो करेगा वो इमरान खान के साथ ही नहीं है। इसका क्या मतलब लिया जाए? क्या मौजूदा सियासी तनाव ऐसे ही रहेगा सर? देखिए, आप इससे बड़ी वाज़ेह आपको एक चीज नजर आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई इस वक्त लीडरशिप नहीं है। यानी लीडरशिप का इतना फुकदान है कि पार्टी को ये पता ही कोई नहीं कि उसने करना क्या है। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब फैसले करेंगे, तहरीक के मुज़ाकरात के बातचीत करनी होगी तो ये इख्तियार उनके पास है। पहली बात तो ये कि पार्टी में उनको कोई ऐसी कदावर शख्सियत नजर नहीं आई जिसको ये जिम्मेदारी देते। फिर सेक्रेटरी जनरल पार्टी के और पार्टी के चेयरमैन वाकया आलू बेचने के लिए रखे हुए हैं। यानी आपने अपनी ही पार्टी के ऊपर अदम एतमाद कर दिया। दूसरा बचा अलीमा खान साहबा, यानी कल वो एक बड़े जश्न मनाए जा रहे थे जी, हमने बड़ी जो है वो जमातों को बुलाया, हमने सिविल सोसाइटी को बुलाया और हमने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस कर दी आइन की बहाली के लिए। आइन की बहाली के लिए होने वाली इस कॉन्फ्रेंस से हुकूमत ने हवा नहीं निकाली, अलीमा खान बीबी ने निकाल दी। उन्होंने कहा जी कोई मुज़ाकरात नहीं, जबकि महमूद खान अचकज़ई साहब मुज़ाकरात की बात कर रहे थे। एलामिया यह था उस कॉन्फ्रेंस का कि मुज़ाकरात होने चाहिए और जो लीडरशिप है मुल्क की सियासी लीडरशिप वो इसमें अपना कोई किरदार अदा करे। तो अलीमा खान साहबा ने कहा नहीं जी बिल्कुल मुज़ाकरात तो होंगे ही नहीं, एहतजाज ही होगा, अब सिर्फ जो है वो हम एहतजाज करेंगे। ये मामला अगर आप थोड़ा सा माजी में चले जाए, 26 नवंबर को इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, इमरान खान साहब ने कहा जी ठीक है, पैगाम आया। अली मीर गंडापुर साहब कहते हैं जी कि फलान जगह पर जलसा कर लें और डी चौक जाने की जिद ना करें, लड़ाई से गुरेज करें और कोई ऐसा पुरतशद्दुद वाकया ना हो। अब वहां पे बुशा बीबी साहबा थी, उन्होंने कहा नहीं मैं लीडरशिप है मेरे पास है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं डी चौक जाऊंगी। और उसके नतीजे में जो कुछ हुआ उसके बाद से तहरीक इंसाफ संभल ही नहीं पाई, ना एहतजाज का नाम ले सकती है, ना एहतजाज कर सकती है, ना एहतजाज करने की उनमें हिम्मत बची है। ठीक। अब ये है इस पार्टी की सूरत हाल, जिसके लीडर जनाब जेल में हैं, उनकी रिहाई के लिए वो एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन पार्टी चू चू का मुरब्बा बन चुकी है और हर कोई अपने फैसले। मलिक साहब, केपीके के वज़ीर आला के मोमिन ख़ुसूसी शफी जान साहब वो कहते हैं कि पीटीआई स्टेट मूवमेंट की तरफ जा रही है और मज़ाहमत ही आखिरी रास्ता है, मुज़ाकरात होंगे सिर्फ दो सूरतों में मुमकिन है, अगर नए इंतखाबात की कॉल हो या पीटीआई का मैंडेट बहाल किया जाए। आपको लगता है ये मुमकिन है इन हालात में? मेरा सवाल यह है कि 2018 में तमाम सियासी जमातों का मौक़िफ़ यह था कि इमरान खान साहब उनसे इक़्तिदार छीन कर चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए हैं। सिलेक्टेड का नारा लगा, आपको याद होगा, इंतखाबात के ऊपर बहुत ज्यादा शोर मचा और ये कहा गया कि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को लेकर आई है दो सियासी जमातों को पाकिस्तान की सियासत से निकालने के लिए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो है उसके बाद इन दोनों बड़ी सियासी जमातों ने, पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने, क्या असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए? क्या उन्होंने तहरीक का आगाज कर दिया? क्या पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बने? क्या वो अपोजिशन लीडर के तौर पर काम नहीं करते रहे? अगर ये सारी चीजें होती रही हैं तो उससे आप अंदाजा लगाएं कि पॉलिटिकल फैसले क्या होते हैं। भाई आप भला से इंतखाबात के ऊपर आप एतराज करें तो आप कैसे ये कह सकते हैं जी 2024 में होने वाले इंतखाबात को करारदम करार दे दिया जाए और इनको इक़्तिदार दे दिया जाए। आप अपने रास्ते बनाते हैं, सियासी जमातें टकराव की पॉलिसी इख्तियार नहीं करती। टकराव से क्या होता है, उसके नतीजे में क्या निकलता है? आप बंद गली के अंदर होते हैं। आज लोग कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत बंद गली में इमरान खान साहब है जिनको 17 साल सजा हो गई है, अडियाला के बाद कोई एहतजाज करने आता नहीं है, सूबे की उनकी हुकूमत है। आप अनकरीब देखिएगा सोशल मीडिया के वर्कर सुहेल आफरीदी के खिलाफ आपको कैंपेन चलाते हुए नजर आएंगे। मैं ये आपको आज बता रहा हूँ। और वो कैंपेन ये करेंगे कि जनाब हमने आपको मैंडेट दिया था खान के जेल की दीवार तोड़ने के लिए, आप तो सूबे में गवर्नेंस कर रहे हैं। मलिक साहब एक और चीज भी है ना, बयानिया ना अवाम की पजीराई भी मांगते हैं। अब और ज़ाहिर गवर्नमेंट का बयानिया वो भी बड़ा मैटर करेगा कि उसकी अवाम में कितनी पजीराई है। आज पीआई की निजकारी हो गई है, आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब में पीआई के 75% हिस्से भी खरीद लिए हैं। तो प्राइवेटाइजेशन आईएमएफ की डिमांड तो थी, यानी एक फेज भी मुकम्मल हुआ। क्या आपको लगता है कि हुकूमत मईशत को बेहतर करके अपनी मकबूलियत अवाम में हासिल कर पाएगी? देखिए, मैं समझता हूँ, जो मेरा अंदाजा है कि आने वाले दिनों में मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ सकती हैं। आपके यहाँ मिनरल्स और माइंस के अंदर इन्वेस्टमेंट आ सकती है। सऊदी अरब ने फील्ड मार्शल को अपना सबसे बड़ा कौमी एजाज दे दिया है
आज भी जो है जिस तरीके से पूरी दुनिया के मैगजीन्स और अखबारात लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी और जिस तरीके से मिस्र का दौरा हुआ उसमें जो चीजें तय हुई, मैं समझता हूँ ये मैशत के लिए बड़े सपोर्टिव हो सकते हैं। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है, पाकिस्तान की जो मैशत जिस हाल से दो चार है, आपको रिफॉर्म्स करनी है, FBR की रिफॉर्म्स करनी है, बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनाना है, बाहर के आने वाली इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना है, इस पे काम करने की जरूरत है। और ये एक दिन का काम नहीं है, इस पे तसलसल के साथ तमाम सियासी जमातों को, मेरे ख्याल में जो बात कहते हैं ना हुकूमत और अपोजिशन मिसा के मैशत कर ले, तो वो करनी चाहिए ताकि मैशत बेहतर हो सके। ठीक, बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब। दूसरी जानिब वाशिंगटन से रियाज तक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मिलिट्री डिप्लोमेसी के चर्चे हैं। वाशिंगटन टाइम्स के बाद बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार देते हुए कहा है कि आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे हैं, जबकि बदलती आलमी सियासत ने मिडल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल के मुताबिक मिडल पावर्स के लिए ये पेशरफ्त खासी पेचीदा साबित हो रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मिलिट्री अलायंस मल्टी अलाइनर्स में शामिल है। ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ सबसे बेहतर हम आहंग होने का एजाज पाकिस्तान के अस्करी सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। फाइनेंशियल टाइम्स कहता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दरमियानी ताकतों के लिए एक कामयाब कसीरुल जहती स्ट्रेटजिस्ट की वाज़ेह मिसाल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिडल पावर्स के लिए कामयाब कसीरुल जहती हिकमत अमली की वाज़ेह मिसाल है। जरीदे ने मिडल पावर सफारतकारी की भी कामयाब मिसाल करार दिया। फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा कि पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाज और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित पर मुतहरिक रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तेजी से बदलती आलमी सियासत में पाकिस्तान के लिए नई सफारती मौके पैदा किए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सफारतकारी को बदलते आलमी माहौल में मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया। ट्रंप के साथ बर वक्त खुशगुफ्तारी और नरम सफारती रवैया मौसर साबित हुआ। पाकिस्तान की सफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया है। फाइनेंशियल टाइम्स कहता है कि भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। हिंदुस्तान बदलते आलमी हालात और ट्रंप के अंदाज से हम आहंग ना हो सका। इस सफारती नाकामी के बायस हिंदुस्तान को मिडल पावर हिकमत अमली में मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान फ्रंट, इस ब्रेक के बाद। नौजवान किसी भी मुआशरे का पैमाना हुआ करते हैं, जबकि तलबा यूनियन मुस्तकबिल की सियासी क़यादत की नर्सरी की हैसियत रखती है। बाशऊर नौजवानों की एक बड़ी तादाद तलबा पर मुश्तमिल है, जिनकी समाजी और माशरती हालत के तज़िये से किसी भी समाज की कैफियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पाकिस्तान की 78 साल तारीख में नौजवानों और ख़ुसूसन तलबा का एक खसूसी किरदार रहा है। कैंपस में सियासत से लेकर जाबिर आमरों के खिलाफ बगावत तक तालिब इल्मों का अहम इनकलाबी किरदार रहा है। तालिब इल्मों ने तारीख के धारे को बोड़ने का किरदार अदा किया। पाकिस्तान की तलबा सियासत में मुख्तलिफ तंजीमों ने बुनियादी किरदार अदा किया। हर साल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में तलबा यूनियन के इलेक्शन का इनेकाद कराया जाता था। मुख्तलिफ तलबा तंजीमें नौजवानों की सियासी तालीमी और सकाफती मामलात के प्रोग्राम पर इलेक्शन में हिस्सा लेती थी। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी हो गए, वफाकी वज़ीर हसन इकबाल, जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच समेत कई बड़े नाम स्टूडेंट यूनियन के प्लेटफॉर्म से ही मुल्क की सियासत में आए। लेकिन 41 साल पहले पाकिस्तान में तलबा यूनियन पर पाबंदी पहली बार 1984 में आयद की गई। उस वक्त के आमिर जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत ने तालीमी इदारों में तशद्दुद को पाबंदी की बुनियाद बनाया। 9 फरवरी 1984 को पंजाब और 12 फरवरी को सिंध में तलबा तंजीमों पर पाबंदी लगाई गई। तलबा सियासत में यूनियन की पाबंदी के बाद सबसे रुजती अमल मुख्तलिफ इलाकाई और लिसानी बुनियादों पर तलबा को तकसीम करने की शक्ल में शुरू हुआ। यह लिसानी तकसीम हमें कौंसलों की शक्ल में नजर आती है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पंजाब कौंसल, बलोच कौंसल, पख्तून कौंसल और इस तरह की कौंसल तलबा को मुत्तहद करने की बजाय लिसानी बुनियादों पर तकसीम करने का बाइस बन रही है। तलबा में लिसानी तकसीम के मसले का हल स्टूडेंट यूनियन की बहाली में पोशीदा है। दिसंबर 2019 में सिंध हुकूमत ने स्टूडेंट यूनियंस की बहाली का ऐलान किया, लेकिन बात अभी तक इससे आगे नहीं बढ़ सकी। मुल्क भर में नौजवान तालीमी इदारों में तलबा तंजीमों की बहाली के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सितंबर 2023 में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने यूनिवर्सिटी में तलबा यूनियन की बहाली का फैसला करते हुए इलेक्शन के इनेकाद के लिए कमेटी कायम की। कमेटी रजिस्ट्रार कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी राजा कैसर अहमद और जामे के शुबा कानून के डायरेक्टर प्रोफेसर अजीजुर रहमान पर मुश्तमिल थी। कमेटी के ज़िम्मे इलेक्शन के लिए साबका तरीक़ाकार और कवानीन के साथ साथ दुनिया भर में इस हवाले से इख्तियार करदा प्रैक्टिस खसूसन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन का जायजा लेना शामिल था। जनवरी 2025 में तलबा यूनियन की बहाली का मामला आईनी बेंच के सामने पेश हुआ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने मुख्तलिफ मुकदमात पर समाअत की,
जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि स्टूडेंट यूनियन एक नर्सरी है, इन्हीं लोगों ने बाद में मुल्क की बागडोर संभालनी होती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि बच्चों को पढ़ने दें, उन्हें सियासत में क्यों डाल रहे हैं, हमारे मुल्क में सियासत जारहाना है। आईनी बेंच ने तलबा यूनियन बहाली केस में वफाक समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। क्या में पाकिस्तान के वक्त सिर्फ एक तलबा तंजीम मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का वजूद था। MSF मुस्लिम लीग के स्टूडेंट विंग के तौर पर काम करती थी। पार्टी की टूट फूट के नतीजे में MSF टूट फूट का शिकार हुई और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद रखी गई। DSF मुल्क भर के तालीमी इदारों में मकबूल हुई और 1951 के तलबा यूनियन के इलेक्शन में तमाम बड़े तालीमी इदारों में बढ़तरी हासिल की। DSF पर बाएं बाजू के सोशलिस्ट नजरियात की छाप थी। रावलपिंडी साजिश केस को बुनियाद बनाकर पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान पर पाबंदी आयद की गई, जिसके बाद DSF को 1954 में मुकम्मल तौर पर कलअदम करार दिया गया। DSF पर पाबंदी के बाद नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन और ऑल पाकिस्तान स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन APSO तलबा की नुमाइंदा तंजीमों के तौर पर सामने आई। 1950 से 60 तक होने वाले तलबा यूनियन के इलेक्शन के नताइज देखें तो DSF ने 50%, NSF ने 35%, MSF ने 10% और इस्लामी जमीयत तलबा ने 5% इलेक्शंस में जीत हासिल की। जबकि 1960 से 1969 तक के इलेक्शंस में NSF 60%, इस्लामी जमीयत तलबा 35%, MSF 3% और DSF ने महज 2% में कामयाबी हासिल की। तलबा यूनियन ने 1968 में अयूब खान के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने में कलीदी किरदार अदा किया था। इस तहरीक की बदौलत 1969 में अयूब खान को मुस्ताफी होना पड़ गया था। 60 की दहाई में NSF में इख्तलाफात की वजह से जमीयत तलबा इस्लाम मजबूत होना शुरू हुई, जिसने 1969, 1970 और 1971 में कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। ताहम 1972 के इलेक्शंस में NSF ने दीगर तरक्की पसंद तलबा जमातों BSO, पख्तून SF, DSF और NSF के दीगर धड़ों के साथ अलायंस की शक्ल में कराची के तमाम बड़े कॉलेजेस में जीत हासिल की। 70 की दहाई में पीपल्स पार्टी के स्टूडेंट विंग PSF की बुनियाद भी रखी गई। कराची यूनिवर्सिटी में पहली बार गोली 1989 में चली, जब इंतखाबात के बाद तकरीब हलफ बर्दारी थी। इंतखाबात में जमीयत के हुसैन हक्कानी सदर और प्रोग्रेसिव पैनल के रफीक पटेल जनरल सेक्रेटरी बने थे। कराची यूनिवर्सिटी की यूनियन 3 सतहों पर नुमाइंदगी रखती थी। इनमें सदर, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, गर्ल्स जॉइंट सेक्रेटरी के अलावा हर शोबे से नुमाइंदा मुंतखब किए जाते थे। ये नुमाइंदगी फैकल्टी की तादाद के हिसाब से होती थी। शोबों के सतह पर कौंसल बनती थी, जिसमें काउंसलर्स का इंतखाब होता था। जितना बड़ा शोबा उतने ही ज्यादा काउंसलर्स। इन काउंसलर्स का एक स्पीकर मुंतखब होता था। यूनियन अपने मसाइल को काउंसिल में पेश करती थी। यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कॉलेजेस में भी यूनियन होती थी और इसकी काउंसिल और स्पीकर मुंतखब होते थे। इन कॉलेजेस की एक इंटर कॉलेज बॉडी बनती थी, जिसके सदर, जनरल सेक्रेटरी और काउंसिल मेंबरान होते थे। तलबा यूनियन के उम्मीदवारों के लिए लाजिम था कि वो कभी इम्तिहानात में फेल ना हुआ हो। यूनिवर्सिटी की एक कमेटी इलेक्शन की निगरानी करती थी और 10 से 15 रोज में इंतखाबात मुनक्किद होते थे। जामियात का पॉलिसी साज इदारा सिंडिकेट है, जिसकी सदारत वाइस चांसलर करते हैं, जबकि गवर्नर के नामजद मेंबरान भी होते हैं, जिनमें रिटायर्ड जजेस और आलिम दीन भी शामिल हैं। 1984 तक इस इदारे में तलबा तंजीमों की भी नुमाइंदगी होती थी। यूनिवर्सिटी के यूनियन का सदर और यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कॉलेजेस का सदर रुकन होते थे। यूनियन मुख्तलिफ कमेटियां बनाती थी, जैसे ट्रांसपोर्ट कमेटी, स्पोर्ट्स कमेटी, एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी वगैरह। इस तरह सहूलियात का म्यार रखने में यूनियन बड़ा अहम किरदार अदा करती थी। मुख्तलिफ कॉलेजेस में यूनियन के पास भी फंड्स होते थे। उन्हें इख्तियार भी था कि मुस्तहिक तलबा की मुकम्मल या निस्फ फीस में रियायत दे सकते थे। तलबा यूनियन अपने मुतालबात के लिए चार्टर ऑफ डिमांड पेश करते थे, जिन जामियात और कॉलेजेस की ग्रांट्स बढ़ाना, फीसों में कमी, किताबें और लाइब्रेरियाँ और असासा की तादाद में इजाफे का मुतालबा शामिल होता था। माहिरीन कहते हैं कि किसी बहस में उलझने की बजाय जहाँ से सिलसिला टूटा वहीं से जोड़ा जाए। जिस तरह इलेक्शन होते थे उसी तरह होने दें। जो स्टूडेंट यूनियंस आए उनके नुमाइंदों से बात करें और उनकी मुशावरत से मजीद पेशरफ्त की जा सके। तलबा को स्टूडेंट पॉलिटिक्स से दूर रखना ये कोई मजबूरी है या वक्त की ज़रूरत? इस सिलसिले में बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है आमिर शहजाद साहब, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जबकि वसीम हैदर साहब हमारे साथ स्टूडियो में है, जनरल सेक्रेटरी हैं इस्लामी जमीयत तलबा के। वसीम साहब, सबसे पहले आपसे बात का आगाज़ कर लूँ। वसीम साहब, तलबा यूनियन कहा जाता है कि किसी भी मुल्क में सियासत की नर्सरी है, लेकिन हमारे मुल्क में इस पर पाबंदी है। आप ये बताएं कि तलबा यूनियन की बहाली पाकिस्तान की जमहूरियत को किस तरीके से मजबूत कर सकती है, खासतौर पर नौजवान क़यादत की तैयारी और सियासी शऊर की तश्कील के हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सलमान हैदर साहब, आपने आज एक इंतहाई अहम
मौजू पे ये आज का सेशन रखा है, तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार भी हूँ। और न सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि पूरी तलबा कम्युनिटी और तालीम दोस्त जितने भी हमारे लोग हैं उनकी तरफ से शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। और यकीनन ये एक हकीकत है कि हमारे पाकिस्तान में तलबा यूनियन की जो एक अहम नर्सरी हैं कि जो नौजवानों की ट्रेनिंग के हवाले से कि जो हमारे कौम का मुस्तकबिल है उनकी ट्रेनिंग के हवाले से बुनियादी और कलीदी किरदार हर माशरे में अदा करती हैं। और ये वो नर्सरी है कि जो जितने भी डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में इस पर पाबंदी लगाई है कि जिसके सियासी असरात भी हमें नुमाया नज़र आ रहे हैं, बल्कि इससे बढ़कर हर शोबे को इस तलबा यूनियन की पाबंदी ने मुतासिर किया है। तालीम हर कौम के नेशन बिल्डिंग का एक बुनियादी ज़रिया होता है और तालीमी निज़ाम हमारा तबाही के दहाने पे है। पाबंदी तो लगा दी गई हैं, लेकिन इस पाबंदी पे लगाने के बावजूद आपके तालीमी निज़ाम ज़वाल पजीर हुआ है। आपके तालीमी सेक्टर को सबसे कम पैसा GDP का 1.6% मिलता है। आपके तालीमी सेक्टर के जो मसाइल हैं वो रिसोर्सेज के बावजूद बढ़ रहे हैं, इसमें इजाफा हो रहा है, इन पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। जिस तरह मैं अगर मिसाल के तौर पर पेश करूँ कि आज भी हमारे पूरे पाकिस्तान की आबादी का 2,62,00,000 बच्चे वो आउट ऑफ स्कूल है, उनके लिए कोई बात नहीं कर रहे। तो तलबा यूनियन का जो अहम प्लेटफॉर्म है उस पर पाबंदी लगाई गई है। और इसके साथ हमारे जामियात जो कहते हैं ना, जामियात तालीमी इदारे इनकलाब की भी मराकज़ होते हैं, ये कौम को डायरेक्शन देती है, ये तरक्की के हवाले से रिसर्च करते हैं, डायरेक्शन तय करती है। वो जामियात रिसर्च की शोहरत के बजाय उनकी शोहरत ड्रग्स बन गए हैं, हेरासमेंट बन गए हैं। और वो आमली रैंकिंग में भी जब हम जायज़ा लेते हैं, अभी 2025 की रैंकिंग जारी हुई है, इस पाबंदी का क्या सूरत हाल है कि इस 2025 की रैंकिंग में भी हमारे पाकिस्तान के कोई 260 से ज़्यादा सरकारी और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है कि जो टॉप 300 में मौजूद हो। टॉप 100 में मगर तलबा का सियासत से दूर होने इसके और भी कई फैक्टर्स हैं ना। आमिर शहजाद साहब को शामिल करता हूँ ना। आमिर साहब कोई एग्जाम्पल इतनी अच्छी भी नहीं रही माजी की, उन स्टैंडर्ड्स को भी हम मीट नहीं कर सके ना। तलबा यूनियंस पे पाबंदी इसलिए भी आयद हुई थी कि इलीगल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई थी। आपको पता है PSF, MSF और ये जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, यानी इन तमाम के हवाले से ना ये था कि कुछ ना कुछ ऐसा भी हो रहा है कि तलबा के हाथ में ताकत बहुत ज़्यादा दे दी गई है। और असल में आप क्या समझते हैं कि तलबा की यूनियन सियासत तक महदूद होनी चाहिए या ये जो पुरतशद्दुद जत्थे का रूप धार लेते हैं इसको किस तरह अवॉइड किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान हैदर साहब, आपके सवाल पे मैं थोड़ा सा ना तारीख में पीछे जाना चाहूंगा। जब ये पाबंदी लगी, तलबा यूनियन पर कदगन लगाया गया, एक स्याह रात जो है वो तलबा पर मुसल्लत की गई, जो कि पाबंदी की शक्ल में अभी भी उसका सूरज जो है तुलू नहीं हुआ। मेरी बारगाह इलाही में दुआ है कि हमारी जिंदगी में वो सूरज तुलू हो और हम तलबा यूनियन के इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में देखें। और दूसरी बात ये है कि अगर आप स्टैट्स को देखें ना सलमान हैदर साहब, तो जो स्टैट्स हैं, वायलेंस के स्टैट्स हैं, पुरतशद्दुद जत्थों के जो स्टैट्स हैं, वो तब ही ज्यादा हुए, वो वायलेंस तब ज्यादा हुए जब तलबा यूनियन पर पाबंदी लग गई। तलबा यूनियन पर पाबंदी लगी, यूनिवर्सिटीज में जो तलबा यूनियन के इलेक्शंस होते थे, जो तलबा यूनियन की पार्टी थी, सिंडिकेट में मेंबर होता था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी, स्टडी सर्कल्स होते थे, डिबेट्स होती थी, और इस तरह की तामीरी मामलात में जब तलबा इन्वॉल्व थे, जब तलबा यूनियन पर पाबंदी लगी तो उसके बाद जो है बड़े ही गैर तलबा अनासर, पुरतशद्दुद जत्थे जो तलबा के रूप में यूनिवर्सिटीज में दाखिल हुए, कॉलेज में दाखिल हुए, जामियात में शामिल हुए, जिन्होंने इसको जो फायदा उठाया, इस चीज का रूप धारा तलबा का, और उसमें फिर ये सारे वायलेंस, इस तरह के मामला देखेंगे। अगर आप इसका तकाबली एक जायजा लेंगे तो वायलेंस जो है वो बहुत कम था जब तक तलबा यूनियन के इलेक्शंस प्रॉपर होते थे। वायलेंस तो ये 90s की दहाई में बहुत ज्यादा शुरू हुआ, तब तलबा यूनियन के इलेक्शंस कहीं भी नहीं हो रहे थे। ये सारी जो आप MSF, PSF, IJT की बात कर रहे हैं, ये सारे मामला जो है ये 90s की दहाई में ज्यादा स्टार्ट हुए, जब कब्जा ग्रुप जो है वो इदारा जात में बैठ गए, जामियात में बैठ गए। हम इस चीज को मानते हैं कि पुश्त पनाही उन्हें कुछ सियासी अवामिल की हासिल थी, तो ये सारा मामला हुआ। लेकिन जो तलबा यूनियन के जब इलेक्शंस थे, कभी भी तालिब इल्म हमेशा पुरअमन रहता है। हम वो सारे दोस्त जो हैं, ये तालिब इल्मों को यही तलकीन करते हैं, जो कलम, उनसे बड़ा हथियार इस दुनिया में कलम से बड़ा हथियार कोई नहीं है, और पाकिस्तान के तलबा पुरअज़म है, वो कलम ही उनका हथियार है। और अगर इस बेस पर
कि अगर जो वायलेंस होते हैं, हमें इस बात का डर है या अरबाब इख्तियार को इस बात का डर है कि तलबा यूनियन के इलेक्शंस होंगे या इलेक्शन जब पाबंदी उठ जाएगी तलबा यूनियंस पर तो वायलेंस होंगे। तो मैं सलमान हैदर साहब आपसे एक सवाल करूंगा कि 1947 से लेकर 2024 तक मुझे कोई इस तरह का जनरल इलेक्शन बता दें जिसमें अमवात नहीं हुई, जिसमें वायलेंस नहीं हुआ। अगर तो पाकिस्तान में यही इलेक्शन का मामला है, अगर तलबा यूनियन के इलेक्शन इस वजह से नहीं होते कि उसमें खदशा है कि उसमें अमवात होंगी या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बदतर होगी, तो फिर इस पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन का भी कोई जवाब नहीं बनता, उसमें भी लॉ एंड ऑर्डर बड़ा खराब है। ठीक। अच्छा, मुझे वसीम अहमद साहब ये बताएं, माजी के तजर्बात की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि मुनज़्ज़म और मुंतखब तलबा यूनियंस की बहाली हो कैंपस में तशद्दुद और इंतहापसंदी को कम करने में ये मददगार साबित हो सकती है। स्पेशली आजकल ये जो ड्रग्स वाला सीन चल गया है, कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिससे मुतल्लिक कहा हो कि ये 100% महफूज है ड्रग्स के साथ, तो यूनियन इसमें कोई किरदार अदा कर सकती है? जी बिल्कुल, यूनियन तो इसमें बुनियादी और कलीदी किरदार ही अदा कर सकता है कि आजकल हमारे तालीमी इदारे की जिसका पहचान होना चाहिए रिसर्च, कि जिसका पहचान होना चाहिए कि हमारे इंडस्ट्री को क्या ज़रूरत है, हमारी सोसाइटी को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो प्रोवाइड करे। लेकिन वो ऐसे जामियात भी हैं, हमारे कैपिटल में भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि अगर आपको कहीं से भी ड्रग नहीं मिल रहा तो ये मशहूर है कि वही प्लाई यूनिवर्सिटी से ड्रग ले लें, क्योंकि वहाँ पर यूनियन नहीं है। हम तो ये बात करते हैं, इसी तरह प्लेटफॉर्म पर करते हैं, ये यूनियन है तो यूनियन का सरबराह उसकी डीलिंग शुरू, यूनियन का सरबराह होगा तो लोग जाएंगे कि भाई ये चंद लोग जो चंद माफियाज है, ड्रग्स माफिया हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में इन्वॉल्व हैं। और इनके साथ बदकिस्मत बात ये है कि जो सरकारी लोग हैं, कि जो यूनिवर्सिटी चलाने वाले हैं, वो भी इनके साथ इन्वॉल्व है। जो रिपोर्ट आए हैं, कई रिपोर्ट्स इस पे आए हैं, पंजाब के हवाले से भी गुज़श्ता दिन रिपोर्ट आए हैं कि जिनका जो डीजी ड्रग इंस्पेक्टर है, उन्होंने कहा कि हमारे तालीमी इदारों में ड्रग्स बढ़ रहा है। इसके सोल्यूशन के लिए उनके पास कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जब तालीमी इदारे में यूनियन की बहाली की बात आती है तो वो कहते हैं यहाँ पे वायलेंस होता है। मैं चैलेंज करता हूँ, इस्लामी जमीयत तलबा चैलेंज करती हैं, बाकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन चैलेंज करती हैं कि जो एरा स्टूडेंट यूनियन के दौरान रहा है वो सबसे पुरअमन तरीन रहा है कंपेयर टू दैट एरा जो आपके स्टूडेंट यूनियन के बाद रहा है। इस पर स्टेटिस्टिक मौजूद है, रिसर्च मौजूद है। वायलेंस में 5 से लेकर 10 गुना तक इजाफा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन में इजाफा हुआ। अच्छा, सबसे बड़ा लाहौर यूनिवर्सिटी में भी एक मामला हुआ है कि एक स्टूडेंट को रिस्ट्रिकेट किया गया है और वो स्टूडेंट ने वो रिस्ट्रिकेशन से दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने खुदकशी की है। यही मामला गुज़श्ता साल आपके मलाकन KPK के मलाकन यूनिवर्सिटी में भी हुआ कि एक स्टूडेंट को जब एग्जाम के दौरान में ये कहा गया कि आप एग्जाम में नहीं बैठेंगे और आपने कोई काम किया है कि जो इस तरह गलत काम NSS नहीं था, तो उस स्टूडेंट ने दिल बर्दाश्ता होकर जब वो उसी रात जब उनको नोटिस मिलता है, बाइक पे चलता है तो परेशानी के आलम में वो एक्सीडेंट करते हैं और वो शहीद हो जाते हैं। तो उनकी शहादत को फिर लेकर यूनिवर्सिटी ने एक तरह से माजरत भी की, कमेटी भी बनाई। उसके साथ जो ड्रग्स वाले पूरी मसाइल है, जब आप देखते हैं कि ड्रग्स में कौन इन्वॉल्व है तो आपकी इंतजामिया नजर आएगी। हरासानी के कौन इसमें है कि वन स्टेक होल्डर की जो इंतजामिया है यूनिवर्सिटी की, वो उनको तो पावर दिया हुआ है, टीचर्स के एसोसिएशन भी मौजूद है, लेकिन स्टूडेंट की कोई नहीं है जो बुनियादी स्टेक होल्डर। खौफ का अंसर है आमिर, एक छोटा सा खौफ है ना, क्योंकि सिंध हुकूमत ने 2019 में तलबा यूनियन की बहाली की इजाजत दी थी, अभी तक मुकम्मल तौर पर तालीमी इदारों में स्टूडेंट यूनियंस बहाल भी नहीं हुई। वजूहात क्या है, क्यों हम तालिब इल्मों की सियासत में हिस्सा लेने से खौफजदा है? अच्छा, पहले तो इस मुल्क के तालिब इल्मों का ये अलमिया है कि तालिब इल्म जो होता है वो एक तो मुल्क का मेमार होता है, और मेरा ख्याल में जो तलीम याफ्ता फर्द या जो तलीम हासिल कर रहा है वो एक गैर तलीम याफ्ता शख्स से हमेशा ही ज्यादा अवेयर और ज्यादा ही काबिल बंदा होता है। हमारे मुल्क का अलमिया है कि यहाँ पे डॉक्टर्स की यूनियन मौजूद है, रक्शे वालों की यूनियन मौजूद है, ड्राइवर्स की यूनियन मौजूद है, ऑयल टैंकर्स वालों की यूनियन मौजूद है, नर्सों की यूनियन मौजूद है, पैरामेडिक स्टाफ की यूनियन मौजूद है, किसानों की यूनियन मौजूद है, ट्रेड यूनियन मौजूद है। अगर किसी यूनियन से किसी को अगर मसला है इस मुल्क पाकिस्तान में तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है स्टूडेंट यूनियन। ठीक है, पहले तो ये है कि पाकिस्तान का ये अलमिया है। दूसरा, मैं कतई नजर इस बात के कि मैं पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ और पीपल्स पार्टी की सोच पे मुझे फख्र है कि सिंध में जो तलबा यूनियन की बहाली की जो असेंबली में करारदाद पेश हुई, फिर उसके बाद जो है कायमा कमेटी में वो मामला गया, फिर वो बिल मंजूर हुआ, फिर वो गवर्नर साहब के पास चला गया, और जो है वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम जो है मामला जो है वो सिर्फ इलेक्शन मैकेनिज्म पे रुका हुआ है।
इलेक्शन मैकेनिज्म के वो इलेक्शन जो है वो किस तरह से करवाए जाएं। हाँ, उस मामले में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हमें बड़ी उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है कि सिंध में जो है वो इलेक्शन जो है करवा दिए जाएंगे। और इसमें एक बात मैं आपके तवज्जो से करना चाहूंगा कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तलबा यूनियन की बहाली के लिए जितनी कोशिशें की, 1989 में अगर तलबा यूनियन बहाल हुई और इलेक्शन हुआ, जो लास्ट इलेक्शन 1989 में हुआ था, तो वो बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा ने करवाया था। बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा तब प्राइम मिनिस्टर थी। और जब 2008 में यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो सबसे पहले उन्होंने जो ऐलान किया वो तलबा यूनियन की बहाली का था। अगर सेनेट में करारदाद पेश होती है तो वो रजा रबानी साहब करते हैं, अगर पंजाब असेंबली में करारदाद पेश होती है तो वो हमारे सैयद हसन मुर्तजा शाह साहब करते हैं। मेरा सिर्फ ये बाकी सियासी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स और रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी से ये गुजारिश है आपके तौर से, अगर वो पार्टीज थोड़ा सा संजीदा इस मामले पर हो जाएं जितनी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो मेरा ख्याल है कि इस मुल्क में तलबा यूनियन की बहाली जो है वो बिल्कुल इस तरह है कि उसमें एक साल भी न लगे। ठीक, सारी तलबा है इस यज्ञ एजेंडे पर हमेशा से मुतफिक हैं। हम एक दूसरे की इस मामले में हर तरह की हेल्प करने के लिए तैयार हैं और हम ये अरबाबे इक़्तिदार को ये मैसेज देने के लिए भी तैयार हैं कि आप तलबा यूनियन की बहाली करें। हम हर लिहाज से उस इलेक्शन को पुरअमन बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आमिर शहजाद साहब, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ थे। वसीम हैदर साहब, जनरल सेक्रेटरी इस्लामी जमीयत तलबा हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू का लुबलुआब ये है कि अगर सियासी क़यादत की नई रिक्वायरमेंट पाकिस्तान की सियासत में ज़रूरी है तो उसके लिए नर्सरी को एक बार फिर से दोबारा सपोर्ट करना ज़रूरी होगा, और नर्सरी स्टूडेंट यूनियन के अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।